सबसे पहले जिनके एस अकेडमी की तरफ से आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने वादा किया था कि घटना चक्र के सारे 8 के 8 खंड मैं आपको कवर करूँगा वन बाय वन करके। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है पॉलिटी से। हम पॉलिटी के घटना चक्र को सबसे पहले कवर करेंगे, जो आपको यूपीएससी 2023, यूपीपीसीएस 2023 और अन्य स्टेट सर्विसेज के जैसे बीपीएससी हुआ और बहुत सारे स्टेट सर्विसेज हैं, एमपी का है, आरएस है, उन सभी में हेल्प करेगा। सबसे पहले मैं इसके लिए सारा का सारा क्रेडिट घटना चक्र को देना चाहता हूँ। जिस हिसाब से उन्होंने संकलन किया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का, संभावित प्रश्नों का, जिस तरह से इस मैगज़ीन को बनाया है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाया है। यहाँ पे मैं आपको केवल मार्गदर्शन करूँगा आपका, किस तरह से आपको एग्ज़ाम देना है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे कवर करेंगे, क्योंकि ये घटना चक्र आपको प्रारंभिक परीक्षा में बहुत हेल्प करने जा रहा है। तो मेरी एक भी क्लास आप मिस नहीं करेंगे, एक एक करके मैं आपको सारा कवर कराऊंगा, तो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। चलिए हम बात करते हैं कि कैसे क्या क्या है इसमें हम कवर करने जा रहे हैं। ये पहली क्लास है। अगर किसी को कोई भी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई क्वारी हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने दिया गया है, नीचे आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी। और कोई भी क्वारी है आप आराम से भेजिए 24/7 मैसेज करके, कोई भी किसी भी हमारी टीम के सदस्य से आप क्वारी कर सकते हैं। चलिए, सबसे बड़ी बात है कि 2022 का सबसे लेटेस्ट है। इसमें 2022 तक के एग्ज़ाम्स के भी आपको प्रश्न मिलेंगे बहुविकल्पीय में। 2021 तक के तो सारे हैं। ये 8 खंडों में से चौथा खंड है, कवर करता है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। 1990 से फरवरी 2022 में बोल रहा था ना, फरवरी 2022 तक के कवर है इसमें। ये घटना चक्र ने इस तरह से ये बनाया है समसामयिक के लिए, आर्थिक के लिए, पर्यावरण के लिए, सामान्य विज्ञान के लिए, भूगोल के लिए, वन बाय वन स्टेप बाय इन्होंने सारे कवर किए हैं 8 के 8। चलिए हम इसमें कैसे कवर करेंगे। हम इस भारत का संवैधानिक विकास के बारे में पहले पढ़ेंगे। जहाँ कुछ चीज़ें घटना चक्र में इसमें नहीं दी गई होंगी मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, या जो भी इसमें दिया गया होगा छोटी छोटी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा जो आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट देगा। वन बाय वन करके हम कवर करते चलेंगे। भारत के संवैधानिक विकास से लेके संवैधानिक सभा, संविधान निर्माण प्रक्रिया कैसे हुई, संविधान हमारा कैसे बना, कौन कौन सी समितियाँ बनी, संविधान का स्रोत क्या था, प्रस्तावना क्या थी, मूल अधिकार, वन बाय वन A to Z करके फिर लास्ट में हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। तो एक एक चीज़ हम यहाँ पे उसका पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपका यहाँ से 40% पेपर कवर हो जाएगा प्रीलिम्स का। यूपीपीसीएस तो स्पेशली इससे बाहर नहीं जाने वाला है। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल वाला बटन दबा दीजिएगा, जो आपको कंटिन्यूशन में पूरी क्लासेस मिलेंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, देखो कैसे क्वेश्चनों का इन्होंने संकलन किया है। अगर आप देखो कि आईएएस के जो प्रारंभिक परीक्षा के हैं, ये दोनों लिए हैं 2011 से 21, 93 से 10। यूपी का तो इन्होंने कोई छोड़ा ही नहीं है, क्योंकि यूपी स्पेशल के हिसाब से। फिर उत्तराखंड लिया है, फिर देखो एमपी का, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान, बिहार। कोई भी ऐसा स्टेट पीसीएस नहीं है उत्तर भारत का कि जिसको इसने क्वेश्चन जिसके ना लिए हों। टोटल क्वेश्चन लिए हैं घटना चक्र में 28,935, लगभग 29,000 क्वेश्चंस लिए हैं। कुछ रिपीट है, जैसे इन्होंने बताया 312 क्वेश्चन रिपीट है, तो 3,183 जो क्वेश्चन है वो आपके इस खंड में दिए गए हैं, जिसमें 3495 टोटल आपके पॉलिटी में ये क्वेश्चन दिए गए हैं। और इसमें से 312 जो आपके रिपीट है, तो आपके बचे 3183, मतलब यहाँ 3183 क्वेश्चंस को हम करेंगे। क्वेश्चन कितने आते हैं? 15-20। तो आपका मैं तो गारंटी दे रहा हूँ कि 40 to 50% आपका कवर हो जाएगा एग्ज़ाम का। और अगर एक किताब 40 to 50 कर रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस किताब को करना क्या है, बार बार पढ़ना है, 5 से 10 बार। मैं एज ए आपका मार्गदर्शक मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि 10 किताब 20 किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर क्लियर करना है ये एग्ज़ाम, इसमें एक किताब को 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो। चीज़ें सभी किताबों में वही हैं, कोई किताब अच्छी और कोई किताब बुरी नहीं होती है, सभी एक लेवल की किताबें होती हैं। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर होता है कि किस राइटर ने लिखी है, कि ऑथेंटिसिटी क्या है, उसमें हम बाद में बात करेंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर एक अच्छी किताब मिली है, जैसे घटना चक्र ये किताब है, आप इसको 10 बार 15 बार पढ़ दीजिए, आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकने वाला। चलिए अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, भारत राज्य व्यवस्था एवं शासन। सबसे पहले संवैधानिक विकास के बारे में बताते हैं। संवैधानिक विकास दो तरह से हुआ। जब 1600 में सबसे पहले चार्टर मिला था, उसके बाद में कैसे कैसे इन्होंने कौन कौन से एक्ट बनाए, कौन कौन से चार्टर बनाए, किस तरह से विकास हुआ। 1757 जब इन्होंने प्लासी का युद्ध जीता, 1764 जैसे बक्सर का युद्ध जीता, तो धीरे धीरे कंपनी का शासन बढ़ रहा था। कंपनी राजनीतिक में एंट्री ले रही थी। अब क्या प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पे कि जैसे ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ने, महारानी ने इनको 1600 में चार्टर दिया। चार्टर देने के बाद कि आप व्यापार कर सकते हो, तो ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली के हिसाब से काम कर रही थी। यहाँ पे धीरे धीरे वो अपना विस्तार कर रही थी, इम्पीरियलिज्म बढ़ा रही थी एक तरह से। कहीं ना कहीं मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी इसमें हाथ था। फिर जैसे जैसे वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ, जो ब्रिटिश में मतलब ब्रिटेन में जैसे जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ, कुछ व्यापारी वर्ग, कुछ सांसद, मतलब जो पॉलिटिक्स में जिनका ज़्यादा वो था, उन्होंने दबाव डालना शुरू किया कि अब कहीं ना कहीं जाके हम भी व्यापार करना चाहते हैं। भाई बंदरबाट चल रही है, कौन पैसा कमाना नहीं चाहता। तो सबसे पहले 1773 से 1873, मतलब जब EIC थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने जितने अधिनियम बनाए उसकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे 1858 से 1947 की, मतलब जब क्राउन के अंडर में भारत देश चला गया, उसमें कितने अधिनियम बने। ये सारे इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन आता है हर बार सभी एग्जाम में, तो बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे हम इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने कहानी बताई 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के लिए थी, मतलब ये रेगुलेट कर रहा था। रेगुलेट का मतलब कंट्रोलिंग नहीं होती, आप करते रहो, जो कर रहे हो करते रहो। अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ी हुई, अब हम पहली बार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको रेगुलेट किया। रेगुलेट कैसे किया तो हम देखते हैं। इन्होंने किया, बंगाल के गवर्नर जो था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, पावर दे दी। पावर कैसे दी, उसके लिए 4 सदस्य एक परिषद का, जैसे कोई टीम होती है तो एक सह परिषद, मतलब 4 सदस्य थे, 4 मेंबर, उसमें 4 मेंबर में 5 साल इनका कार्यकाल रखा गया। और ये कौन कौन थे, जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, पहला बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। बहुत बार क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ टीम में कौन कौन थे, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल। इनके नाम बहुत ज़रूरी याद रखिएगा, 3 दे देता है, चौथा कोई और दे देता है, कहता है इनमें से कौन ही। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सहप्रसिद्ध गवर्नर जनरल फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक शासन की अधिकार दिया। मतलब अब इनको क्या क्या अधिकार आ गए, इनके आपको सैनिक का और असैनिक का दोनों तरह की पावर्स मिल गई। फिर ये विदेश नीति में जो मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी है, इनका भी इसके लिए अधिकार आ गया कि अगर विदेश नीति के लिए कुछ भी काम करेंगे तो मद्रास और बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल से पूछेंगे, परमिशन लेंगे, उनका अधिक्षण आ गया। अब इसके बाद जब रेगुलेट किया गया 1774 में, मतलब रेगुलेट एक्ट तो 1773 में बना, एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, और जिसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 आपके अन्य न्यायाधीश। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने से रोक दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंध कर दिया गया, प्रतिबंधित किया। और हाँ, जो उच्चतम न्यायालय बना था, इसका पहला वो था एलिजा इम्पे। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, एलिजा इम्पे वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस उच्चतम न्यायालय। देन 1784, हमने 1773 पढ़ लिया, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे और क्लासेस में, अभी हम कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए। अब 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। नेक्स्ट स्टेप, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंपनी का जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को था उसको अलग कर दिया। यहाँ पे उसको एक ही पावर दी थी, यहाँ पे इन दोनों को इन्होंने अलग किया। इसके लिए क्या किया इन्होंने, एक निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। पहले डायरेक्टर काम करते थे, मतलब यहाँ हम डी लिखते हैं, डायरेक्टर काम करते थे, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC बना दिया। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जितने भी राजनीतिक मामले थे, भाई कंपनी तो व्यापारिक थी ना, तो व्यापारिक मामलों को देखने के लिए डायरेक्टर और राजनीतिक मामलों के लिए देखने के लिए कंट्रोलर। देन इसका 1786 में एक समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान क्या किया गया कि विशेष कुछ चेंजेस किए, जैसे विशेष परिस्थितियों में जो गवर्नर जनरल था वो इसको निरस्त कर सकता था। निरस्त करने का मतलब जो परिषद ने निर्णय लिया उसको निरस्त कर सकता था या लागू करने का अधिकार दे दिया गया उसको। यहाँ तक बच्चों समझ में आया ना। चलिए धीरे धीरे हम सब कवर करेंगे।
ये जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्लास फाड़ू होने जा रही है, सारी घटना चक्र मैं यहाँ पे कवर करूँगा, तो एक भी क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। प्रीलिम्स 100% निकलेगा डंके की चोट पे। अब ये दोनों अधिकार मिलने वाला कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब एक और एक्ट आया 1793 चार्टर। अब ये नया नाम आया, चार्टर क्यों आया? अब तक तो हम रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे थे, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा। अब हम ये चार्टर क्या होता है? चार्टर होता है कि हम रेगुलेट कर रहे थे, उन्होंने वहाँ पे नहीं कहा कि 20 साल का, यहाँ एक चार्टर होता है। जैसे 1600 में चार्टर दिया था, सेम इसी तरह का चार्टर था कि अब इनको एक टाइम बाउंड दे दिया। मतलब उसमें एक टाइम होता है कि हम इतने टाइम बाद इसकी समीक्षा करेंगे और उसको जो पावर्स दी गई हैं उन पावर्स को हम वापस भी ले सकते हैं। तो अब दी ये टाइम था 20 साल के लिए। मतलब 1793 के बाद में नेक्स्ट कब होना था? 1813 में। 1813 में सबसे इम्पोर्टेंट क्या किया गया इन्होंने? 1813 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1813 और 1833 और 1853 मेन सबसे इम्पोर्टेंट है। 1813 और 1833 वाला और 1773 वाला जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ये तीन से क्वेश्चन बहुत बार आया। तो अभी देखिए कि भारतीयों की शिक्षा के लिए अभी इन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपए खर्च करने भी दबाव आ रहा था। धीरे धीरे गवर्नमेंट चीज़ें चेंज हो रही थी, तो समय बदलता है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे कुछ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये लंबा राज करना चाह रहे थे, और कोई भी लंबा राज तब कर सकता है जब जनता उनके साथ में हो। आप जितने भी मुग़ल ने सल्तनत काल में जो भी राजा हुए हैं, जो भी शासक हुए हैं, तो जिस राजा ने जनता को अपने फेवर में करके किया है उसने लॉन्ग टर्म के लिए और जनता में विश्वास बना। तो यहाँ इन्होंने सबसे पहले क्या किया, भारतीयों को शिक्षा के लिए काम किया और 1 लाख रुपये, बजट में 1 लाख रुपये दिए। इसका मुद्दा कुछ और था, मतलब हाथी के दांत दिखाने के और थे और खाने के और थे। 1 लाख रुपये दिया था, लेकिन जो शिक्षा पे खर्च होगा वो अंग्रेज़ी शिक्षा पढ़ाई जाएगी, पैसा वहाँ खर्च होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके सांप्रदायिक हित छुपे हुए थे। नेक्स्ट, भारतीय व्यापार के एकाधिकार, मतलब जो ब्रिटिश कंपनी जो एकाधिकार कर मोनोपोली थी उसको समाप्त कर दिया। केवल 2 चीज़ें छोड़ी, चीन के साथ में और चाय के व्यापार को। वो आगे जाके 1833 में वो भी ख़त्म कर दिया जब 20 साल बाद समीक्षा की। अब गवर्नर जनरल जो बंगाल का था उसको पूरे के पूरे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इस चार्टर में धारा 87 कहती है कि धर्म, जन्मस्थान और वर्ण के आधार पर, मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ कि जो भेदभाव हो रहा था उसको नज़रअंदाज, मतलब हटा दिया गया कि अब कोई भी जॉब के लिए आपको नस्लवाद, जो नस्लवाद करते थे, जन्मस्थान, वंश और वर्ण, उस आधार पे अयोग्य नहीं समझा है। मतलब ये कहने को ही था, एक्चुअल में कहीं नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअल में आपका 1833 में अगर ये स्टार्ट कर रहे हैं आप, ये देखो अगले 20 साल 30 साल कोई भर्ती नहीं हुआ, कोई नहीं बना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि भारतीय में कोई ऐसा बंदा नहीं था जो इतना, ये करते ही नहीं थे, क्योंकि नियुक्ति का अधिकार उन्होंने खुद रखा था। चलिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत बार आया। देन इसमें इन्होंने राजनीतिक कार्य, भाई अभी तो क्या कर रहा था, कंपनी ने व्यापारिक कार्य तो समाप्त कर दिए। 1833 में पूर्ण मोनोपोली खत्म कर दिया, कोई भी आए कोई भी व्यापार करे। लेकिन भविष्य में इन्होंने राजनीतिक कार्य तो करने ही थे। अब राजनीतिक कार्य करने के लिए गवर्नर जनरल ने क्या किया, एक कानूनी सदस्य जोड़ा, 14 सदस्य। वो कौन था? लॉर्ड मैकाले। उसी की शिक्षा पद्धति आज भी चल रही है, जो मतलब बंटाधार कर दिया है। कहीं ना कहीं चेंजेस टाइम टू टाइम आने चाहिए आपको, वोकेशनल कोर्सेज, मतलब इसमें कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज होनी चाहिए। फिर मैकाले कानूनी सदस्य के रूप में आया। देन सपरिचित गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार, मतलब अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, तो पूरे भारत के लिए वो कानून बना सकता था। इसी में आप देखें कि इसमें क्या किया, नियुक्तियाँ जो अभी तक क्या हो रही थी उनके हाथ में, नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाए और भेदभाव को दूर किया गया। अब इन्होंने क्या किया कि नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी, मतलब वो बोला था ना इन्होंने कि धर्म और इसके आधार पे हम वो नहीं करेंगे। फिर आया इम्पोर्टेंट 1853, ये नेक्स्ट चार्टर है। अभी हमने कौन सा पढ़ लिया, 1773 पढ़ा, कौन सा था, रेगुलेटिंग एक्ट। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 86 में उसकी समीक्षा हुई। फिर 1793 चार्टर, पहला चार्टर। 1813, 1833, 1853 इसमें विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से अलग कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से अलग कौन से चार्टर में हुआ, तो ये हुआ 1853 में। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद एक काउंसिल बनाई, मतलब केंद्रीय विधान परिषद जैसे आजकल काम करती है काउंसिल। और सिविल सेवकों की भर्ती और चयन में खुली ओपन एग्ज़ाम का, जो आज के टाइम में जिस हिसाब से, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ इनके चेंजेस थे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला कि किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, बताया था ना
कब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट बना और इसके आधार पे 1774 में आपका बना। 1774 देखो 1774 में बना था और किस एक्ट के आधार पे? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ये बिल्कुल परफेक्ट है। एलिजा इम्पे वॉज द फर्स्ट। यस। अब देखिए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, आप भी अपने कमेंट्स मतलब अगर देखे बिना आप इसका आंसर दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में, मतलब आपने जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन देखिए यूपीपीसीएस 2010 में आया था। चलिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई और 1774 में इसकी स्थापना हुई और एलिजा इम्पे वॉज द फर्स्ट। हमारे यहाँ 3 क्वेश्चन कवर हो गए। इसी तरह हम एक सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, धीरे चलेंगे लेकिन ऐसा चलेंगे कि दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। आप इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले देखना क्वेश्चन को पूछा है सही या गलत। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, हाँ जी बिल्कुल। सर्वोच्च न्यायालय किसकी स्थापना से हुआ था बच्चों? जल्दी जल्दी बताओ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। और कब हुआ था? 1774 में। इतनी आसान हो जाएगी प्रीलिम्स में, आप ऐसे ही कवर कर लोगे। बस क्या करना है आपको, सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल। लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये भैया गलत। हमने 4 बार पढ़ा है। कौन था? जल्दी जल्दी बताइए। एलिजा इम्पे। मतलब इसका पहला ही क्वेश्चन केवल आंसर सही है। ये आया है ARO में 2016। नेक्स्ट अभी देखिए, अगर हम देखें यहाँ पे कौन कौन क्या क्या कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके साथ? जल्दी जल्दी बोलिए। 1773। ठीक है। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की, मैंने बताया था, इंग्लिश मिशनरियों को 1813 से एक्ट से ये धर्म के प्रचार के लिए 1813। गुड। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य मैकाले बनाया था ना, कब? 1833 वाले में, विलियम बेंटिक ने जो बनाया था। और जो हमारा बच्चा कौन सा है, नियंत्रण परिषद बनाया था इन्होंने कब? पिट्स इंडिया एक्ट। मतलब इसका सबसे पहला आता है 2, उसके बाद आता है 1, उसके बाद आता है 3 और उसके बाद आता है 4। अगर ये ऑप्शन हमारा है तो हम 2 1 3 4, 2 1 3 4 और हमारा ये क्वेश्चन सही है। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट कहाँ है? 1773 सर्वोच्च न्यायालय। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई 1784 में। कंट्रोलर बना दिए थे ना, मैंने बताया था डायरेक्टर को चेंज करके कंट्रोलर D से C पे कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पहले इन्होंने कोई भी चीज़ों में पहले क्या होता है रेगुलेट करते हैं, अगर रेगुलेशन से काम नहीं चलता है तो हम कंट्रोल करते हैं। फिर इंग्लिश मिशनरियों को 1813 में दिया कि ये दर्शन पढ़ाएंगे। कोई भी वैसे कंपनी नहीं चाहती, अगर व्यापारी वर्ग है, व्यापारी कभी नहीं चाहेगा कि डिस्प्यूट हो, लेकिन जैसे जैसे वो दबाव बढ़ा रहे थे तो इन्होंने कि आप जब तक भैया आपका प्रोडक्ट नहीं बेचेगा। ये बहुत बड़ी लंबी कहानी है, जब मैं ऑप्शनल पढ़ाता हूँ ना हिस्ट्री का, उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करता हूँ। 1833 गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित। चलिए ये हमारा हुआ। आई होप मज़ा आ रहा होगा आपको। सारे क्वेश्चन करेंगे। किससे निम्न में से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? किससे पड़ी? 1813। बिल्कुल 1 लाख रुपए दिया था ना इन्होंने, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जी 1823 एक कमेटी बनी थी जनरल पब्लिक इंस्ट्रक्शंस की, जैसे प्राच्यवादी ओरिएंटल और जो प्राच्यवादी और आपका पश्चिम के और प्राच्य के बीच में जो विवाद चल रहा था, और फाइनल क्या आएगा उसके हिसाब से जो ये प्राच्यवादी और ये, ठीक है। और एक इंस्ट्रक्शन कमेटी थी ये, मतलब इसमें तीनों की ही वजह से आपका अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। मतलब तीनों कहाँ हैं आपके? ये कब आया है क्वेश्चन? ये IAS 2018 में प्रीलिम्स में आया है। देखिए ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया, जो हमारा प्राच्य मतलब पुरानी जो चीज़ें चल रही थी कि भाई हमारी जो संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, जो हमें ऐसा नहीं है कि हमने अंग्रेज़ों ने आके सिखाया हमें, इनसे आने से पहले भी हम बहुत कुछ थे, बहुत आगे थे। इनके आने के बाद तो हमारा पतन की ओर बढ़ा है। हम 97% लिटरेसी रेट से जब देश आज़ाद हुआ अप्रोक्सीमेटली 13 to 14% छोड़ा, जहाँ 3 से 4 हज़ार नगर थे हमारे यहाँ पे, लास्ट में कितने बच गए? किन 10 सैकड़ों में ये हालात हुई हैं। तो ये कहते हैं कि आधुनिक इन्होंने बनाया। नहीं, अगर आप तथ्य और तर्कों पे बात करते हैं तो आप तब समझा पाएंगे किसी को कि क्या गलत था और क्या सही। चलिए छोड़ते हैं उस बात को, इस बात पर। पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया इन्होंने। 1813 चार्टर में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपये, जो हमने बात की थी। 1823 में पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी थी कि 1 लाख रुपये देने
और जो 10 रुपये इसमें सदस्य थे 10, 1 लाख रुपए देने थे और इसमें सदस्य थे 10, जिसका हेड कौन था? मैकाले। तो जो बेंटिक था, बेंटिक का पूरा नाम देखो अगर कहीं आता है लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक, जिसने 28 से 35 तक किया। 7 मार्च 1835 को मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत किया, जो ओरिएंटल और उसके बीच में वो थी फाइट थी, और एंग्लिसिस्ट जो मतलब आंग्ल शिक्षा चाहते थे और वो थे ट्रेवेलियन इस ग्रुप में, और जो ओरिएंटलिस्ट चाहते थे वो प्रिंसेप थे। दोनों के विवाद था और जीते आपके ट्रेवेलियन वाला ग्रुप, क्योंकि मैकाले नहीं चाहता था कि प्राच्यवादी उभरे या हमारी संस्कृति और परंपराएं। कारण बहुत सारे रहे थे, तो अभी तीनों के तीनों कारण थे आपके शिक्षा को डेवलप करने में। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन, हमने देखा था कौन सा था, आंख बंद करके, 1813। यहाँ पे कहाँ पे है? 1813। 1813 में देखिए क्वेश्चन 2 तरह का आता है। एक पूर्ण एक अधिकार समाप्त करना, मतलब अगर कोई पूछता है कि व्यापार का जो एक अधिकार चल रहा था EIC का, वो कौन से एक्ट से पूर्ण खत्म हुआ, वो खत्म हुआ 1833 से, ध्यान रखना। और अगर केवल एक अधिकार की समाप्ति करी है तो वो 1813। तो शब्दों पे ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि चीन और चाय का व्यापार छोड़ दिया गया था। देखो 1803 से समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फिर कह रहा हूँ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, इतना ही मज़ा आने वाला है। अब चार्टर एक्ट 1813 की बात करते हैं। चार्टर एक्ट 18 में क्या इन्होंने बोला? पहले बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिपत्य को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही कह रहा है जी, व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया, जिसमें चाय और चीन का व्यापार सिर्फ छोड़ा। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में ली गई भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। बिल्कुल साहब, चार्टर जो 1813 आ रहा था क्राउन के उसको ही तो सुदृढ़ कर रहा था। उनका मेन काम क्या था? क्राउन के लिए ही तो काम कर रहे थे वो। नेक्स्ट, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं, क्योंकि पूरा एक अधिकार अब तक नहीं आया। ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर बना के वो परमिशन दे रहे थे कि अगले 20 साल यहाँ तक कुछ नहीं आया। तो पहले 2 हमारे बिल्कुल सही हैं और तीसरा बिल्कुल गलत है, मतलब आंसर है ये। अब देखिए 1813 की अगर बात करें, 1813 में क्या किया? चीन चाय का सेम ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ तो करना इनका काम ही था, और 20 वर्षों के लिए दे रहा था, अर्थात दूसरा तो गलत होना ही होना है, देखो तीसरा वाला तो गलत होना ही होना है, संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं था। इस प्रकार कथन 1-2 सही है। और 1858 जब राजस्व की बात आई, 1858 में जब 57 की लड़ाई हुई, 58 में क्राउन के अंडर में चला गया, तब राजस्व इनके अंदर में आया, क्योंकि कैबिनेट मंत्री के रूप में एक राज्य सचिव का पद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया था। अब वो देख रहा था, उसके लिए भी आगे देखना 15 सदस्यों की टीम बनाई थी जो उसकी हेल्प करनी। अब किस अधिनियम से भारतवासियों को देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया? अब कब मिला? अब देखिए इसको काटिए, 1861, 1858, 1853 और 1833। जब हिस्सा कैसे मिलेगा? जब आप एग्ज़ाम दे के कहीं सिविल सेवा में आएंगे या किसी राजनीति के उसमें आएंगे कहीं ना कहीं उससे, तो यहाँ पे इसका आंसर 1833। मतलब आपको आपके देश के प्रशासन चलाने में, आप प्रशासन कैसे चला लेंगे? जब आप सिविल सर्विसेज से जाएंगे। देखो 2 वर्ड होते हैं, एक शासन होता है, एक प्रशासन होता है। प्रशासन चलाने के लिए आपको जॉब करनी पड़ती है और शासन चलाने के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी पड़ती है। ये 2012 में। अब आपको लग रहा है बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 1833 की धारा में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी थी? 87 हमने पढ़ी थी, क्या थी 87? नीचे करता हूँ, बताइए 87 में मतलब धर्म और जाति इसके भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपको सरकारी नौकरी देने के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही थी, धर्म जन्म स्थान वंशावरण, इसके आधार पे आपको अयोग्य नहीं समझा जाएगा। 1833 की धारा प्रशासन में भागीदारी है तुम मुख्य आधार बने। अभी हम ये पहली क्लास है, थोड़ा सा मैं आपको और चीज़ें बता दूँ। देखो यहाँ पे हम 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे, आप इस क्लास को बार बार रिपीट करके देखने का, 2x पे देखना, 1.5x पे देखना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा किसी भी स्टेट सर्विसेज में। और यूपीएससी वाले कैंडिडेट्स को एक मार्गदर्शन मिलेगा, और हो सकता कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, मतलब रिपीट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, या जो हम संभावित क्वेश्चनों पर बात करेंगे उनमें से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर सभी को बेनिफिट होने जा रहा है, यूपीएससी वालों को भी और यूपीपीसीएस वालों को भी। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप यही पढ़ो, आप सब कुछ पढ़ो, लेकिन अगर इसको ध्यान से इन 8 किताबों को मेरे साथ पढ़ लेते हैं, जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊँगा, अपने बाय वर्च्यू ऑफ नॉलेज, बाय वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस,
मैं आश्वस्त करता हूँ आपको कि आपका कम से कम 40% क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। देखो, विश्वास करना एक ज़रूरी होता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं किसी के 20 साल के एक्सपीरियंस से टक्कर ले रहा हूँ या मैं इसकी टक्कर ले रहा हूँ, नहीं। मुझे ये किताब अच्छी लगी, इसलिए मैंने ऑप्ट की आप लोगों को बताने के लिए अपने एक्सपीरियंस से, जहाँ जहाँ जिस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इम्पोर्टेंस बता सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें 8 में कवर करूँगा। कहीं नहीं जाना, बस हमसे जुड़िए। हमारी मैं आप हमारी एकेडमी में आप हमारा मार्गदर्शन आपके साथ हमेशा रहेगा। हाँ, तो इसी के साथ नमस्कार। हम नेक्स्ट चैप्टर लेके नेक्स्ट क्लास में आएंगे। आज पहली क्लास थी इसलिए थोड़ा सा व्यूज़ दिया, थोड़ा सा वैसे हम टारगेटेड बात करेंगे। इसको हम बहुत जल्दी पहले खंड को कवर करेंगे, और अगर उम्मीद रही तो हमारा दूसरा खंड जो इतिहास का है, हिस्ट्री, वो भी साथ के साथ आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको डेली 2 क्लास मिलेंगी, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे तो आपको डेली नोट्स मिल ही रहे हैं। उन डेली नोट्स, ये क्लासेस और जिस तरह से मैं आपको तैयारी कराऊंगा, 100% चांसेस हैं कि आपके सिलेक्शन होंगे। आपको उस मुकाम तक, आपकी मंजिल को पाने में मैं पूरा मार्गदर्शन करूँगा, लेकिन मेहनत आपको करनी है। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से करना है, आप अगर करेंगे तो श्योर शॉट। और सबसे बड़ी बात है, सब कुछ निःशुल्क है, निःशुल्क एवरीथिंग। चलिए, इसी के साथ गुड नाइट, थैंक यू।